प्रिय विद्यार्थियों, पैराडाइज साइंस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण चैप्टर मोल को देखते हैं। मोल जो आपके परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन इससे रहता ही रहे और आप इसे शायद घबरा करके छोड़ देते हैं, लेकिन आज के बाद कभी नहीं छोड़िएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है मोल। मोल एकदम सिंपल चीज कि मोल को कहा जाए तो कहेंगे एक संख्या है। कितना संख्या है? तो मोल इज ए नंबर। मोल एक संख्या है। मोल एक संख्या है। कितना संख्या है? संख्या है। मोल बराबर कितना होता है? 6.022 गुने 10 पर पावर 23। इतना संख्या का नाम है मोल। इसको आप बहुत इजी से समझ सकते हैं। कोई भी इतना संख्या, इतना इलेक्ट्रॉन तो एक मोल, इतना प्रोटॉन तो एक मोल प्रोटॉन, इतना परमाणु तो एक मोल परमाणु, इतना न्यूट्रॉन तो एक मोल न्यूट्रॉन, इतना अणु तो एक मोल अणु, यानी जो कुछ इतना हो गया उसको हम कहेंगे एक मोल। एकदम कंप्लीट। तो भाई इतना ही बताने के लिए तो हम आए नहीं थे, और भी कुछ है। हाँ, हम लोग उसको देख लेते हैं। तो मोल इतना ही नहीं है, थोड़ा सा और कुछ है। तो मोल का मतलब है एकदम पहला तो ये दिमाग में बैठना चाहिए कि इतना संख्या को हम एक मोल कहेंगे। अब हम मोल के विषय में थोड़ा और कुछ जानने के मोल कितना हो जाने से क्या क्या हम जान जाएंगे। आते हैं मोल की विशेषता, देख लें कि क्या और क्या क्या विशेषता है। तो पहला है कि यह 6.022 गुने 10 पर पावर 23 संख्या होती है। इतना संख्या होती है। एक संख्या है जो इतना होती है, इतना संख्या है। दूसरा विशेषता यह है कि यह तत्व का 1 ग्राम परमाणु भार, 1 ग्राम परमाणु भार होता है। ग्राम परमाणु भार क्या है? तो ग्राम परमाणु भार क्या होता है? सब हम यहाँ पर देखें। ग्राम परमाणु भार मतलब होता है, ग्राम परमाणु भार की बात किया जाए तो कहेंगे परमाणु भार को ग्राम में, परमाणु भार ग्राम में, भार ग्राम में। जैसे इस पर हम इस तरह की बात करते हैं। ग्राम परमाणु भार जो होता है, ये एक शब्द है ग्राम परमाणु भार। इसका मतलब है जब परमाणु भार को ग्राम में बोलते हैं तो इसको कहते हैं ग्राम परमाणु भार। जैसे कि अगर आप सोडियम का परमाणु भार कितना है? सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। तो इसका ग्राम परमाणु भार 1 ग्राम सोडियम का 1 ग्राम परमाणु भार सोडियम कहेंगे तो कहेंगे 23 ग्राम सोडियम। 23 ग्राम सोडियम को ही कहेंगे 1 ग्राम परमाणु। यानी जो एमयू लिखते हैं, भार को हम लोग किस में लिखते हैं? परमाणु भार को एमयू में लिखते हैं। एमयू में इसको एमयू हटा करके यहाँ ग्राम लिख देंगे तो ये हो जाएगा ग्राम परमाणु भार। ठीक है, एमयू हटा करके ग्राम लिख देंगे तो ये हो जाएगा ग्राम परमाणु भार। ठीक है, तो चलिए हम इस पर और चर्चा करेंगे आगे। लेकिन अभी यहाँ दूसरा पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट लिखते हैं। यौगिक में ये क्या होता है? यह यौगिक का 1 ग्राम अणु को बताता है, 1 ग्राम अणु को दर्शाता है। ये अगर अणु की बात करते हैं, ये यौगिक की बात करते हैं। यौगिक मतलब जब कोई जैसे जल हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ग्लूकोज हो गया, इस तरह का चीजें अगर बात करते हैं तो उसका 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु फिर क्या है? वही अगर परमाणु भार को ग्राम में लिखते हैं तो ग्राम परमाणु भार कहते हैं। उसी तरह अणु भार को अगर ग्राम में लिखें तो ग्राम अणु कहेंगे। इसका मतलब क्या है? ग्राम अणु कहेगा तो इसका मतलब हुआ कि अणु भार ग्राम में, अणु भार ग्राम में, इसी को कहते हैं। अणु भार को ग्राम में कहेंगे, इसी का नाम हो जाएगा ग्राम अणु। जैसे कि अगर जल का 1 ग्राम अणु पूछे तो कितना कहेंगे? तो जल का होता है जैसे H2O, H2O में 2 और ऑक्सीजन का 16 2 18। तो 18 जो हुआ, इसको 18 एमयू अगर एक जल का भार पूछेंगे, एक अणु का भार पूछेंगे तो कहेंगे 18 एमयू। जल का एक अणु का भार होगा 18 एमयू। लेकिन अगर हम कहें कि हमको 18, अगर इसको ग्राम में बोल दे 18 ग्राम जल, तो 18 ग्राम जल जो है इसको कहेंगे 1 ग्राम अणु। ये हो गया ग्राम अणु, किसका? जल का ग्राम अणु हो गया। और ये जो ग्राम अणु हुआ इसका मतलब ये 18 ग्राम जल मतलब 1 मोल जल हो जाएगा। तो इसी कहता है कि यह यौगिक का 1 ग्राम अणु को दर्शाता है। तो जो 1 ग्राम अणु 18 ग्राम हुआ जल, तो 18 ग्राम हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? 1 मोल हो गया। तो ये बताता है कि ये ग्राम अणु मोल को भी बताता है या मोल ग्राम अणु को बताता है। ठीक है,
अच्छा, तीसरा, इसके बाद चौथा की बात करते हैं। गैस या एसटीपी पर इसके पहले थोड़ा यह लिख दीजिए, मैंने यह मतलब मोल के लिए बात कर रहे हैं। या एसटीपी पर गैस का 22.4 लीटर आयतन को बताता है। 22.4 लीटर आयतन को बताता है। ये 4 पॉइंट आपका मोल कंप्लीट, ठीक है, ये 4 पॉइंट याद रखिए, बस मोल कंप्लीट यहीं पर। ओके, तो क्या है कि जैसे समझने की कोशिश कीजिए, इसमें इजी तरीका है कि ये संख्या है, कितना संख्या, इतना संख्या, किसी का भी दे दे तो कितना कहेंगे, 1 मोल कह देंगे। इसके बाद यदि कोई तत्व दिया है, जैसे सोडियम, अल्युमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कुछ भी तत्व दे दे और उसका कहते हैं कि 1 मोल कितना होगा, तो उसका जो परमाणु भार है उसको ग्राम में बोल दीजिए। जैसे हम कहते हैं मैग्नीशियम का 1 मोल कितना होगा भाई, तो मैग्नीशियम का परमाणु भार जानते हैं कितना, 24, तो 24 ग्राम। 1 ग्राम अणु परमाणु, 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु मतलब 1 ग्राम परमाणु, यानी उसको क्या होता है ग्राम परमाणु, तो हम लिखे ग्राम परमाणु भार। ग्राम परमाणु भार मतलब परमाणु भार को ग्राम में, परमाणु भार को ग्राम में लिखना है। परमाणु भार को ग्राम में लिख दीजिए। परमाणु भार को ग्राम में लिख देना, परमाणु भार को ग्राम में लिख देना ही कहलाता है ग्राम परमाणु। तो जैसे अगर हम कहें मैग्नीशियम का 1 मोल, तो उसका परमाणु भार जानते हैं 24, तो उसको ग्राम कर दीजिए, 24 ग्राम हो गया है 1 मोल मैग्नीशियम। अल्युमिनियम 27 होता है परमाणु भार, 27 को क्या करना है, ग्राम बोल देना है, 27 ग्राम बराबर 1 मोल हो गया। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, तो 23 ग्राम हो गया 1 मोल। बस यानी तत्व के लिए क्या हो गया, जो परमाणु भार है उसको ग्राम कर देना है, हो गया 1 मोल, ठीक है, किसी का भी। चलिए अब यहाँ पर बोलते हैं यह यौगिक का 1 ग्राम अणु के दर्शाता है। अब यहाँ पर यौगिक में अणु होता है, तो तत्व में परमाणु होता है, यौगिक में अणु होता है। तो यहाँ पर हम यौगिक की बात करेंगे तो हम अणु को भार, जो अणु भार होता है उसको ग्राम में लिख देंगे, तो उसको 1 ग्राम अणु कहेंगे, और 1 ग्राम अणु ही होता है इसका 1 मोल। तो यानी उसका जो अणु भार को ग्राम में बोल दीजिए तो यौगिक का 1 मोल हो जाएगा। जैसे अभी हम बता रहे थे कि जल का अणु भार होता है 18, तो 18 हो गया, तो 18 ग्राम जल 1 मोल जल हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये गैस की बात गई, लास्ट पॉइंट हमारा है यह एसटीपी पर गैस का 22.4 लीटर आयतन को बताता है। ये देखिए, ये सिद्धांत जो है ना, ये एवोगाड्रो का परिकल्पना पर लिया गया है। एवोगाड्रो ने दिया था इस सिद्धांत को, एवोगाड्रो परिकल्पना। अगर आपको एवोगाड्रो परिकल्पना क्या है पूछा जाए तो आप इसी बात को बोलिएगा कि होता क्या, एवोगाड्रो का परिकल्पना क्या है कि एसटीपी पर, एसटीपी क्या है भाई, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी जिसमें कि टेम्परेचर को लिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, या 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कहना हो तो कहेंगे 273 केल्विन, ठीक है। तो 273 केल्विन का है या 0 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या, जो नॉर्मल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो अभी हम लोग को जिसमें नॉर्मल प्रेशर कहते हैं, वो 760 mmHg, वो 760 mmHg को कहा जाता है स्टैंडर्ड प्रेशर। तो ये जब 0 डिग्री सेल्सियस और 760 mmHg पर किसी भी गैस को रखा जाता है तो वो एक आयतन, उसका जो 1 ग्राम परमाणु 1 मोल अगर गैस लिया जाए तो 1 मोल जो है वो 22.4 लीटर आयतन में फैलता है। यार 22.4 लीटर आयतन में फैलता है, ये एवोगाड्रो कहना था, और कहता था कि उसमें समान संख्या रहती है, और वो संख्या कितना रहता है, इतना रहता है, 1 मोल के बराबर रहता है, 6.02 रहता है सभी गैसों का, चाहे वो हाइड्रोजन गैस ले लें, ऑक्सीजन गैस ले लें, नाइट्रोजन गैस ले लें, क्लोरीन गैस ले लें, आप कुछ नियोन गैस ले लें, ओजोन गैस ले लें, कोई भी गैस ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका जो भी गैस रहेंगे एसटीपी पर 22.4 लीटर आयतन घेरेंगे, और उसमें उसके अणुओं की संख्या, उसके कणों की संख्या कितना रहेगा, 1 मोल के बराबर रहेगा, 6.002 रहेगा। तो यही एक चीज है, ये एवोगाड्रो परिकल्पना से कहा गया था कि यह एसटीपी पर गैस का 22.4 लीटर आयतन घेरता है। यानी कहीं भी एसटीपी पर 22.4 लीटर आयतन का किसी गैस का देख लिए तो हम समझ जाएंगे कि ये 1 मोल हुआ। ओके, तो हम ये 4 पॉइंट समझे, मेरा मोल कंप्लीट। ओके, आगे हम थोड़ा देखते हैं इसके निकालेंगे कैसे, ये तो बात हो गया, अब इसे पर निकालते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए हम इसको निकालने के लिए आपको 4 सूत्र देते हैं, और ये 4 सूत्र में आपका सारा मोल निकल जाएगा। चलिए पहले हम बताते हैं, यदि पहला सूत्र हम देखते हैं, सूत्र इसका क्या क्या हो सकते हैं। पहला, यदि आपके पास पदार्थों के अणु, परमाणु, कणों की संख्या दिया हो तो
संख्या दिया हो तो आप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर लिखेगा मोल बराबर, इसका फॉर्मूला हो जाता है मोल बराबर, सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा। मोल के लिए करेंगे दिया गया संख्या जो दिया हुआ है, दिया गया संख्या को भाग दे दीजिएगा इसका जो एक मोल का संख्या होता है 6.02 × 10⁻23 से, तो ये निकल जाएगा आपका मोल। ठीक है, एक पहला फार्मूला। चलिए हम सब फार्मूला ही पहले लिख लेते हैं। दूसरा फार्मूला आप लिख याद कर लीजिएगा। ये यदि आपके पास कोई तत्व हो, है ना, तो यदि तत्व का द्रव्यमान, यदि तत्व का द्रव्यमान दिया हो तो, द्रव्यमान दिया हो तो, तत्व का द्रव्यमान दिया हो तो कुछ नहीं करना है, मोल बराबर वहाँ के लिए क्या करेंगे, जब तत्व कोई पदार्थ है, जैसे दिया है सोडियम का दिया 46 ग्राम, लिखा है जैसे एल्युमिनियम का 54 ग्राम, किसी भी तत्व का कोई द्रव्यमान दिया है और कहेगा इतना में कितना मोल होगा, कह देगा मैग्नीशियम का 48 ग्राम में कितना मोल होगा, या किसी चीज़ का दिया हो कि इतना मैग्नीशियम का 12 ग्राम में कितना मोल होगा, कोई ग्राम में दिया हो तो क्या करेंगे, दिया गया द्रव्यमान को 1 मोल से भाग दे दीजिए। दिया गया द्रव्यमान इसका 1 मोल कितना होता है, तो इसका तत्व का परमाणु भार ग्राम में, यानी ग्राम परमाणु, परमाणु भार ग्राम में लिख देना नीचे। ठीक है, परमाणु भार ग्राम में लिख दीजिएगा और दिया गया द्रव्यमान से भाग दे दीजिएगा, मोल निकल जाएगा। जैसे अगर आपको 48 ग्राम मैग्नीशियम होता है 48 और इसका परमाणु भार होता है 24, तो 24 ग्राम, तो 24 48/24 हो रहा है, निकल जाएगा 2। तो हम बना के दिखाएंगे आपको। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, अगर यौगिक दिया है तो यदि यौगिक का द्रव्यमान दिया हो तो, यौगिक का द्रव्यमान दिया हो तो क्या करेंगे, फिर वही बात, मोल करना है, मोल बराबर सेम वही चीज, दिया गया द्रव्यमान बटा क्या करेंगे हम लोग, दिया तत्व का परमाणु भार ग्राम में था तो यहाँ कहेंगे यौगिक का अनुभार ग्राम में, अनुभार ग्राम में, यहाँ पर परमाणु भार ग्राम में आप याद रखिएगा, परमाणु भार ग्राम में बट्टा परमाणु भार याद रखिएगा, और यहाँ पर अनुभार रखेगा अनुभार ग्राम में। ठीक है, यानी अनुभार से भाग दे देना, दिया गया द्रव्यमान को अनुभार से भाग दे देना। ठीक है, अब एक लास्ट है कि यदि आपके पास ये आयतन हो तो, चौथा का गैस का आयतन हो तो, गैस का आयतन दिया हो तो मोल बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं करना, मोल बराबर इसके स्थिति में मोल बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको करना है दिया गया आयतन बटा 22.4 लीटर, मोल बराबर गैस का कोई आयतन दिया, जैसे कहेगा कि लिखेगा 44.4 लीटर में कितना आयतन, 44.8 लीटर में कितना आयतन होगा, ऐसे कुछ दे देगा। तो आप क्या करेंगे कि लिखेगा 11.2 लीटर में कितना आयतन होगा, है ना, ऐसे कहेगा हाइड्रोजन गैस के 11.2 लीटर में कितना मोल होगा, ऐसे पूछ देगा। तो आपका दिया गया आयतन जो दिया है उसको लीटर में बटा 22.4 लीटर से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, 22.4 लीटर अगर ml में दिया है तो इसको भी ml में बदल दीजिएगा, है ना, जैसे 22,400 ml हो जाता है, ये 22.4 लीटर का अगर ml में बदलेंगे तो 22,400 ml हो जाएगा। इस तरह से आपका ये 4 फार्मूला, आपको सारा मोल का आंसर इसी 4 फार्मूले में समाहित है। बस आपको हम बना के दिखाते हैं कुछ क्वेश्चन को। चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, सोडियम का 2 मोल मात्रा में सोडियम के परमाणु की संख्या क्या है, सोडियम के परमाणु की संख्या ज्ञात करें, परमाणु की संख्या ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। चलिए एक ये क्वेश्चन दिया हुआ, सोडियम का 2 मोल मात्रा में सोडियम की परमाणु की संख्या ज्ञात करें। अब आपको सोडियम का परमाणु की संख्या ज्ञात करना है, 2 मोल में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। अब ऐसा ढूंढना पड़ेगा आपको कौन फार्मूला है, तो ये संख्या पूछा है तो संख्या वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हमको लिखना है संख्या वाला फार्मूला क्या था, मोल बराबर संख्या वाला फार्मूला था, दिया गया संख्या या संख्या कितना है, सो दिया गया संख्या तो है नहीं,
तो हम खाली लिख देंगे यहाँ दिया गया संख्या, वो हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन दिया गया संख्या बटा परमाणु, अब यहाँ पर दिया परमाणु की संख्या ज्ञात करना है तो हमको मोल बराबर होता है दिया गया संख्या बटा 6.022 गुने 10 पर पावर 23, इस पर हम ज्ञात करेंगे, है ना। तो ये देखिए हमारे पास पता नहीं, ये मोल तो दिया है 2 मोल, कितना दिया है 2 मोल बराबर, ये संख्या बराबर हम लिखते हैं संख्या बटा 6.022 गुने 10 पर पावर 23, इसको लिख देते हैं, ये हमारा हो गया। इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा भाई, संख्या बराबर इधर रखिए, इसको इधर भेजिए तो हो जाएगा 2 गुने 6.022 गुने 10 पर पावर 23, ये हो जाएगा आपका पास 12.044 गुने 10 पर पावर 23 परमाणु सोडियम, इतने परमाणु हो जाएंगे आंसर। मतलब यदि आपको पूछा जाए कि सोडियम का 2 मोल का मात्रा में कितना सोडियम का परमाणु है, कुछ नहीं करना है, मोल दिया गया संख्या कितना है, दिया गया संख्या हमें पता करना है, यही तो हमको जानना है। बाकी मोल तो पता है 2, संख्या को हम संख्या मान लेते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला में दिया हुआ है कि संख्या निकालने के लिए संख्या रखते हैं, संख्या निकालने के लिए संख्या रखेंगे, हो गया भाग दे देंगे, हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये प्रश्न को समझ गए। अगला क्वेश्चन हम दूसरा ले लेते हैं, तत्व क्या एक दूसरे चीज़ से। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है एक 96 ग्राम सोडियम 96 ग्राम मैग्नीशियम करते हैं, 96 ग्राम मैग्नीशियम में मोल संख्या ज्ञात करें, मोल संख्या सेम का मोल संख्या ज्ञात करें। अब 96 ग्राम मैग्नीशियम का मोल संख्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, आपका फिर एक फार्मूला हम तत्व वाला, यहाँ पर तत्व है, मैग्नीशियम क्या है तत्व है, तो तत्व में हम फार्मूला बताए थे मोल बराबर क्या होता है, आसानी से था कि भाई दिया गया द्रव्यमान, जो द्रव्यमान है ऊपर में लिख देते हैं द्रव्यमान बट्टा, द्रव्यमान को ऊपर में लिख दीजिए बट्टा। अब परमाणु भार, तत्व का परमाणु भार होता है तो परमाणु भार नीचे लिखिए, इसको किस में लिखना था, ग्राम में लिखना था, ग्राम में लिख दीजिएगा, हो गया। मोल हमको पता करना है तो नहीं जानते तो यहाँ लिख दीजिए। द्रव्यमान आपके पास दिया हुआ है 96, लिख दीजिए 96। परमाणु भार ग्राम में जानना पड़ेगा। मैग्नीशियम का कितना होता है भाई, मैग्नीशियम का आपका होता है जानते हैं 24 मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 होता है, कट जाएगा 24 चौक 96, 4 मोल आंसर बन गया। ठीक है, यानी बहुत ही ईजी से आपका बन जाएगा अगर आप जाने कि तत्व वाला लगाना है कि अणु वाला लगाना है। अगला ही क्वेश्चन और लेते हैं। आपके पास दिया हो कि 90 ग्राम जल का मोल संख्या ज्ञात करें, इसका भी अगर मोल संख्या ज्ञात करें तो वही सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से इसको भी निकालना पड़ेगा कि 90 ग्राम जल है तो इसका यौगिक, एक जल क्या यौगिक वाला है, जल एक यौगिक है। यहाँ पर आप फार्मूला फिर वही से ही लिखाते हैं, मोल बराबर इसके लिए भी क्या होता है द्रव्यमान ऊपर में बट्टा द्रव्यमान निकाल, नीचे क्या लिखना है अणुभार, यहाँ पर परमाणु भार नहीं होगा क्योंकि यौगिक है, अणुभार किस में लिखना है ग्राम में लिखना है। तो चलिए मोल हम नहीं पता, यह लिख देते हैं। द्रव्यमान कितना है 90 ग्राम है, 90 ग्राम लिख दिए। अणुभार क्या है पता नहीं, आप इसको निकालिए, देखिए आप जानते होंगे तो H2O है जल का, H2 का 1 गुने 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 बराबर क्या हो गया 2 + 16 बराबर 18। 18 को कितना है ग्राम में लिखेंगे तो ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, ग्राम का मैं यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, कट जाएगा 18 × 5 = 90 बराबर 5 मोल आंसर हो गया। आप ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, तो हम इसको बहुत आराम से निकाल सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसानी से समझ रहे होंगे। चलिए आगे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि यदि हाइड्रोजन गैस का 44.8 लीटर STP लीटर आयतन में मोल ज्ञात करें, तो आप इसको निकालेंगे क्या, H2 गैस है, हमें पता नहीं कोई भी गैस हो, उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपका आयतन वाला है तो आयतन वाला फार्मूला लगाइए, मोल बराबर आयतन वाला फार्मूला लगाइए, दिया गया ऊपर में जो है ऊपर में आयतन दिया है उसको लिखते हैं और नीचे में 22.4 लीटर से भाग दे देते हैं, तो 22.4 लीटर से भाग दे दीजिए। मोल हमें पूछ रहा है, लिख देंगे n, आयतन हमारे पास दिया हुआ है 44.8, नीचे से भाग दिए 22.4, कट गया, आ गया 2 मोल आंसर, 2 मोल हाइड्रोजन गैस है ना। तो ये 2 मोल हाइड्रोजन गैस इसमें होगा, किसमें 44.8 लीटर में।
ठीक है, ऐसे प्रश्न आप बहुत आराम से बना लीजिएगा, हमें समझते हैं आप कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर एक और क्वेश्चन हम रख दें कि आपके पास कभी कभी घुमाता है, जैसे अगर आपको कहे क्वेश्चन एक और देखते हैं कि O2 गैस के 11.2 लीटर का द्रव्यमान ज्ञात करें, द्रव्यमान ज्ञात करें। अब ऐसा क्वेश्चन देगा तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले मोल ज्ञात कर लीजिए, द्रव्यमान आप जानते हैं तो पहले मोल तो देख लीजिए। 11.2 लीटर दिया हुआ है तो पहले मोल निकालिए, मोल बराबर 11.2 लीटर, आयतन जो दिया है उसको बट्टा 22.4 लिख लीजिए, कट जाएगा, कितना आएगा भाई 11.2 मैंने 2, 1 बराबर 1/2 मोल, ठीक है, 1/2 मोल आ गया है ना, यानी 0.5 मोल आ गया। तो आप 1 मोल का द्रव्यमान निकाल लीजिए, आधा मोल का उससे हो जाएगा। जैसे 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये 1 मोल का द्रव्यमान के लिए क्या करें, तो इसे द्रव्यमान बराबर जैसे 1 मोल का द्रव्यमान होगा, 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल O2 का द्रव्यमान कितना है जानते हैं, O2 है तो 32 होगा, 32 क्योंकि 1 ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो बराबर 32 ग्राम है, 32 ग्राम, इसलिए 0.5 मोल का O2 का द्रव्यमान 16 ग्राम आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है, 1 मोल का 32 है इसलिए आधा मोल का 16 हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, मुंह से ही निकाल सकते हैं बहुत आराम से। तो मेरे ख्याल से आप बहुत ही अच्छे ढंग से मोल को समझ गए हैं। अब मोल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आसान भी है। थैंक यू, आपको समझने के लिए। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक